बेटे हमारी आज की हेडिंग कैपिटल अकाउंट। बेटे जितने भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी जो इंडिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के बीच में एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं। जहां पर बेटा एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में इस ट्रांजैक्शंस की वजह से कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की वजह से एसेट्स और लाइबिलिटीज में इफेक्ट आता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस पर इफेक्ट आता है। तो बेटे ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स, इंटरनेशनल रिजर्व्स, ऑफिशियल रिजर्व्स का ट्रांसफर्स। आपने किसी को लोन दिया, आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले लिया, आपने वहां जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी, उन्होंने इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर ली। तो बेटे ऐसी ट्रांजैक्शंस जो किसी भी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस को अफेक्ट कर दे, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आती हैं। इट रिकॉर्ड्स capital transactions such as loans and investments between one country and the rest of the world, which causes a change in the assets or liabilities status of the residents of a country or its government। उस कंट्री की गवर्नमेंट या उस कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट्स के एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस पे अगर इफेक्ट आता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। It records capital transactions such as loans and investments between one country and the rest of the world, which causes a change in the assets or liabilities status of the residents of a country or its government। उस कंट्री में रहने वाले रेजिडेंट्स या वहां के गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस पे अगर कोई इफेक्ट आता है, तो बेटे उन ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो सर आप हमें लिखवाएंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट के। हाँ बेटे, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। ठीक है सर। कंपोनेंट्स ऑफ components of capital account। Point number 1, foreign investment। Point number 1, foreign investment। बेटे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर हमारी कंट्री में करते हैं या हमारी कंट्री के रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पर जाकर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटे, तो हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटीज के स्टेटस पर इफेक्ट आता है।
इसको कहा जाता है बेटे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अब साफ साफ इसको लिखेंगे, मैं बहुत आसान तरीके से इसको लिखवा रहा हूं। इट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटे कि आप लोग एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे किस इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाना है उसके लिए आप बेटा पूरी एक स्कीम बना लेते हैं, जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अंदर एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगा रहे हैं। आप 4, 5, 6 कंपनीज के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, कितने रिटर्न के लिए लगाना है, उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। It includes foreign direct investment and foreign institutional investment or portfolio investment by the resident of the country by the residents of the country in abroad or by rest of the world in domestic country. It includes foreign direct investment and foreign institutional investment or portfolio investment by the residents of the country in abroad, या तो हम बाहर जाकर करेंगे, और by the rest of the world in domestic country, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से कोई भी लोग, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन वहां पे रहने वाला रेजिडेंट इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है बेटे। डोमेस्टिक कंट्री मतलब इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 की बात करें। borrowings borrowings it includes commercial borrowings by the government, या तो गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है बेटे, या प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर from rest of the world and external assistance to or by a country and external assistance to or by a country। बोरिंग्स की बात करें बेटे, इट इंक्लूड्स कमर्शियल बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है और प्राइवेट सेक्टर बोरो कर रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर किसी भी कंट्री से, एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस टू और बाय अ कंट्री,
हमारे को बाहर से कुछ एक्सटर्नल असिस्टेंस मिल रही है या हम बाहर किसी कंट्री को एक्सटर्नल असिस्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, हम बेटे अपने नेबर कंट्रीज को एक्सटर्नल असिस्टेंस देते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। हम वहां पे कुछ बेटे उनको असिस्ट करते रहते हैं, कुछ बेटे उनकी हेल्प करते रहते हैं, हम उनको पैसा देते रहते हैं। तो या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कोई कंट्री हम लोगों को एक्सटर्नल असिस्टेंस दे रही हो या हम किसी को दे रहे हो बेटे, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, ऑफिशियल, इंटरनेशनल, रिजर्व्स। ऑफिशियल, इंटरनेशनल, रिजर्व्स। It includes the changes in gold and foreign exchange reserves with the central bank। और सेंट्रल बैंक कौन है बेटे इंडिया के अंदर? आरबीआई। It includes the changes in gold and foreign exchange reserve with the central bank। बेटे आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ाकर लाया हूँ बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर कि सेंट्रल बैंक कंट्री के अंदर नोट पब्लिश करता है, और नोट पब्लिश करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड का रिजर्व होना चाहिए। तो बेटे जब भी कभी ऑफिशियली कोई इंटरनेशनल रिजर्व की ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो गोल्ड के अंदर चेंजेस में हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के चेंजेस में हो, बेटे जो आरबीआई उस ट्रांजेक्शंस को करेगा वो सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर इंक्लूड की जाए। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर तीन कंपोनेंट मैंने आपको साफ साफ लिखवा दिए हैं: फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स और ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व्स बाय आरबीआई। जी सर, आपने ये हमें लिखवा दिया। अगर अब हम लोग कैपिटल अकाउंट के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करें, पॉइंट नंबर वन, सर स्ट्रक्चर बेटे याद करो, मैंने आपको कल करंट अकाउंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मैंने आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर दिखाई थी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड माइनस साइड, क्रेडिट साइड प्लस साइड। जी सर, आपने हमें बताया, मैंने आपको साफ साफ लिखवाया था बेटे कि अगर रिसिप्ट होंगी तो क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक के अंदर क्रेडिट साइड प्लस साइड होती है और डेबिट साइड माइनस साइड। तो वैसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मैंने चार पॉइंट्स आपको कल भी लिखवाए थे बेटे, कौन सी साइड में कौन सा पॉइंट कवर होगा। ऐसे बेटे आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शन causing flow of foreign exchange into the country are recorded as positive items। यानी कि
credit side. All capital transactions causing flow of foreign exchange into the country are recorded as positive items यानी credit side पे आएंगे. जितना भी कैपिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारे को फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा बेटे, हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो हम सब उसको क्रेडिट साइड पर शो करेंगे. ओके सर. सेकेंड पॉइंट, ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शंस causing flow of foreign exchange out of the country are recorded as negative items यानी कि डेबिट साइड. All capital transactions causing flow of foreign exchange out of the country are recorded as negative items. All capital transactions causing flow of foreign exchange out of the country, यहाँ पे लिखा है into the country, यहाँ पे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है, यहाँ से कंट्री के बाहर फॉरेन एक्सचेंज आता है, आउट ऑफ द कंट्री आर रिकॉर्डेड एज नेगेटिव आइटम्स यानी कि डेबिट साइड. जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आगे की बात, यहां तक बच्चों ने लिख लिया होगा. मान लेते हैं बच्चों आप लोगों से एग्जाम में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस ही पूछ लिया जाए, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, difference between current and capital account of balance of payment डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर हम लोग दोनों के डिफरेंस की बात करें बेटे, तो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, जो मैंने आपको अभी तक दोनों अकाउंट के बारे में पढ़ाया है बेटे, मैं वहीं से इसके डिफरेंस को लेकर आ रहा हूं और आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे. पहला पॉइंट बेसिस, नेक्स्ट करंट अकाउंट ऑफ BOP, capital account of BOP. Current account of BOP और capital account of BOP. Point number 1, nature of transaction. Nature of transactions. बेटे जो मैंने आपको दोनों के बारे में पढ़ाया था ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में, जो मैंने कैपिटल अकाउंट आज भी आपको पढ़ाया है, मैं बेटे वहीं से मैं आपके लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटे, मैं वहीं से यहाँ पर आपके लिए डिफरेंस की बातें ला रहा हूँ.
ठीक है सर। These are the transactions which do not affect the assets or liabilities position of the country. These are the transactions which do not affect the assets or liabilities position of the country. These are the transactions which do not affect the assets or liabilities position of the country. और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा सर? these are the transactions which affect assets and liabilities position of the country. जी सर। बेटे कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा दीज आर द ट्रांजेक्शंस व्हिच अफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ द कंट्री। और करंट अकाउंट में हमने क्या लिखा? दीज आर द ट्रांजेक्शंस व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स और लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ द कंट्री। सर कॉन्सेप्ट की बात करें, हाँ बेटे कॉन्सेप्ट की बात कर लो। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कॉन्सेप्ट है बेटे। लेकिन लोन लेना या लोन देना बेटे, आप बोरो कर रहे हो और किसी को आप लेंडिंग कर रहे हो अमाउंट, वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है बेटे, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वहां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 3। अगर हम यहाँ बेटे फॉर्मूले की बात करें कि हम क्या क्या कंपोनेंट या क्या क्या चीजों को ऐड कर लेते हैं, कंपोनेंट्स की बात करें तो बेटे आप देखो यहाँ मैं करंट अकाउंट में क्या लिखूंगा? करंट अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स
and imports of visible and invisible items plus unilateral transactions। सर वही सारे कंपोनेंट्स जो आपने लिखवाए थे वही यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ बेटा वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। इनकम रिसीव एंड income received and paid to abroad, capital account transactions में borrowing and lending from and or to abroad plus investment to and from abroad plus changes in the reserves of foreign exchange। बेटे जो हमने अभी तक लिखा था कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में, हमने बेटे क्या करा, हमने सिर्फ वहीं से डिफरेंसेस को निकाला और डिफरेंसेस को निकाल के आपके सामने लिख करते हैं। बेटे बीओपी अकाउंट के अंदर जब भी हम कभी बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शंस की बात जरूर होगी, एक ऑटोनॉमस आइटम्स और एक एकोमोडेटिंग आइटम्स। बेटे आप हमेशा याद रखना मेरी इस बात को कि जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ऑटोनॉमस आइटम्स बीओपी में होती हैं बेटे, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इंडिपेंडेंटली ली जाती हैं, इंडिपेंडेंट वे में ली जाती हैं और जिसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना होता है। मान लो बेटे मैं एज अ एक्सपोर्टर अपने गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत अच्छा एक टाइम चल रहा है इकोनॉमीज के अंदर कि जहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। बेटे मैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस करता हूं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस करता हूं, लेकिन इन सब के पीछे जो भी मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं बेटे, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन आ रहा है और वो रीजन है बेटे हमारे लिए प्रॉफिट अर्निंग। यानी अगर हम लोग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए ही बात कर रहे हैं बेटे, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटे कि हमारा बीओपी अकाउंट डेफिशिट में आ जाता है, वहां पे डेफिशिट हो जाता है और वहां पे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक बीओपी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, बीओपी अकाउंट को बैलेंस में लाने के लिए बेटे वहां पे ना कुछ ट्रांजैक्शंस करती हैं, इंटेंशनली वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं कि हमारा बीओपी अकाउंट क्या हो जाए बेटा, बैलेंस में आ जाए। और वो ट्रांजैक्शन जो की जा रही हैं बीओपी अकाउंट को बैलेंस में लाने के लिए जो गवर्नमेंट करती है, उसको कहा जाता है बेटे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। वो एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं बेटे, जिसको हम लोग एकोमोडेट करते हैं, हम इंटेंशनली एकोमोडेट करते हैं कि वो लिख दी जाए, वो वहां पे बना दी जाए ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से हमारा बीओपी बैलेंस्ड हो जाए। तो आपको मैं दोनों बातें अच्छे से लिखवा रहा हूं, समझा मैंने दिया है आपको कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव से की जा रही हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट करती है इस बात को ध्यान में रखते हुए इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड, कि हमारे को बीओपी अकाउंट को बैलेंस में लाना है।
these transactions are based on the state of BOP and not carried out for profit motive. ये सिर्फ BOP को ध्यान में रखते हुए ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं. यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव हमारे माइंड में नहीं होता है. ये ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट को कमाने के लिए नहीं है. ये ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं जिससे कि आपका BOP अकाउंट बैलेंस हो जाए, BOP अकाउंट बैलेंस हो जाए. ओके सर. कभी कभी बेटे BOP अकाउंट डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, वहां पे डेफिसिट आ जाता है, सरप्लस आ जाता है. तो हम चाहते हैं कि हमारा BOP अकाउंट बैलेंस्ड रहे. तो बेटे उस डिसइक्विलिब्रियम को हटाने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट एकोमोडेट करती है. ओके सर. तो BOP की 3 सिचुएशंस वो भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर ले ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स. ठीक है सर. मैं फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं. Autonomous items of BOP. Autonomous items of BOP. जो मैंने आपको समझाया बेटे, मैं उसी बातों को यहां पर लिखूंगा. Autonomous items of BOP refers to the international economic transactions which are made independent of the state, independent of the state of BOP with a view to earn profit, with a view to earn profit. For example, if an MNC making foreign direct investment in our country with a view to earn profit, with a view to earn profit, then this transaction will not be affected by the state of BOP.
will not be dependent on the fact that BOP is in surplus or in deficit. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ये सिर्फ बेटे प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती है। इफ एन एमएनसी इज मेकिंग एफडीआई इन आवर कंट्री, कोई भी एमएनसी अगर हमारी कंट्री में एफडीआई कर रही है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट होगा, देन दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ बीओपी। इस ट्रांजैक्शन का हमारे बीओपी के स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। उसको ये नहीं पता था एमएनसी को, जो बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, कि हमारी कंट्री का बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है। उसको क्या लेना देना इन सब बातों से? तो उसको हमारी कंट्री के बीओपी अकाउंट के सरप्लस या डेफिसिट से लेना देना नहीं है। उसको ये लगा कि हमारी कंट्री में अगर वो एफडीआई करेगी, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो बेटे उसको प्रॉफिट होगा, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट होगा बेटे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस एमएनसी ने हमारी कंट्री के अंदर पैसा लगाया। Autonomous items are also called इनका दूसरा नाम है बेटा above the line items, above the line items। अब कौन कौन से ऑटोनॉमस आइटम्स हैं बेटे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, exports and imports of services, point number 3, unilateral transactions, point number 4, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। बेटे सारी ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हो। These transactions can either be recorded in current account and capital account depending on their nature। जो उनकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपको बेटे बात हमेशा याद रखनी है कि ऑटोनॉमस आइटम्स अबव द लाइन आइटम्स हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ बेटे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं। किसी हमारे बीओपी के सरप्लस को या डेफिसिट को यहाँ नहीं देखा जाता है, उसको बैलेंस्ड में लाने की बात नहीं होती है, उसके डिसइक्विलिब्रियम की बात यहाँ नहीं होती है। ये तो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए ट्रांजैक्शंस कर दी जाती है। मैं बेटे वो लाइन भी आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। These transactions can either be recorded in current and capital account depending on their nature। बेटे ये ट्रांजैक्शंस अपनी नेचर के अकॉर्डिंग या तो करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं या बेटे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है।